हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके बोर्ड्स भी अब पास आ गए हैं। नेक्स्ट अभी 10 तारीख से आपके प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले हम अपना केमिस्ट्री की सारी केमिकल रिएक्शंस ख़त्म कर देंगे। 3 चैप्टर्स की केमिकल रिएक्शन के लेक्चर्स आ चुके हैं। आज हमारा फाइनल है कार्बोनेटेड्स कंपाउंड की, हम सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कर देंगे। तो जैसा कि आपको कहा था कि प्री बोर्ड से पहले सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वो भी शेयर कर दो। तो चलिए आज हम करते हैं हमारा कार्बोनेटेड्स कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस। तो पहली केमिकल रिएक्शन है आपके सामने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देंगे किसी और एटम से। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या लिया है, क्लोरीन लिया है, क्योंकि एल्केन काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एल्केन तो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए हम क्यों होते हैं, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम इनकी रिएक्शन से किसके साथ करा पाते हैं, जैसे मिथेन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, पर्टिकुलरली क्लोरीन के साथ, जो आपके सिलेबस में है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब अगर आप सनलाइट नहीं लोगे तो क्या ये रिएक्शन नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मीथेन CH4 अब इसमें क्या हुआ है, Cl2। अब हो क्या रहा है, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, ये समझ लो आपके लिए छोटी सी एक मैकेनिज्म है कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ये टूट रहा है, और कार्बन की जगह कार्बन को कौन सब्सटीट्यूट कर रहा है, कार्बन की जगह कौन आ रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है फिर, ये वाला हाइड्रोजन जो Cl2 गैस थी, कि उसमें जो 2 क्लोरीन के एटम थे, उसमें एक क्लोरीन का एटम तो यहाँ आ गया, और ये दूसरा जो क्लोरीन का एटम है उसने हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाया, HCl। क्या बनाया, HCl। तो अभी हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन में हुआ क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है। तो भैया कार्बन और हाइड्रोजन के तो और भी बहुत सारे बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी है, 4 बॉन्ड है ना, अभी तो एक ही टूटा है। तो ये रिएक्शन जब तक चलती रहेगी जब तक कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड्स नहीं टूट जाते। और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन क्या होता है, एक्सेस में होता है। क्लोरीन क्या होता है, बहुत बहुत पड़ा है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड टूटा तो कितने हाइड्रोजन रह गए, 3 हाइड्रोजन रह गए। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, क्लोरीन। तो CH3Cl, नाम इसका लिखोगे क्लोरोमीथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये रिएक्शन कब तक चलेगी, अभी एक बॉन्ड टूटा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl। CH3Cl, अब CH3Cl में 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड अभी भी हैं, और एक क्लोरीन का है। तो फिर दूसरे वाला बॉन्ड टूट गया, और वहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, और हाइड्रोजन ने मिलके फिर से क्या बना दिया, HCl हमारा निकाल दिया। अब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए, तो उसके लिए वर्ड क्या लगा, डाई। डाई क्लोरोमीथेन। क्या वर्ड लगा, डाई। तो डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है बेटा। तो अब अगेन आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से तीसरा बॉन्ड टूटेगा और फिर चौथा बॉन्ड टूटेगा। तो जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाते, ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी चलती रहेगी। अगेन तीसरा रिएक्शन, ठीक है, थर्ड मॉलिक्यूल, थर्ड जो एटम है हाइड्रोजन का वो निकल गया, तीसरा आपका क्लोरीन यहाँ पे लग गया, तो ये ट्राई क्लोरोमीथेन बन गया, और इसी को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। सिंपल, कई बार MCQ में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना ही सी। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेनी पेपर, मतलब अगर आपने अच्छे से थ्योरी रिवाइज की हुई है, समझ के किया हुआ है, तो आपके लिए पेपर बहुत आसान होगा बोर्ड का। CH3 एक बॉन्ड रह गया, तो वहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मीथेन से हमने ये रिएक्शन स्टार्ट की थी, और मीथेन फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन आप ये समझ लो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, तो वैसे ही ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन इस बार हम किसका कॉम्बिनेशन किस में करा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स में। कॉम्बिनेशन किस में करा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स में।
अब इस एडिशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है, कौन से होते हैं, जिन पे डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको आप हाइड्रोजन की प्रेजेंस में किसी कैटलिस्ट के साथ क्या करा दो, हीट करा दो, तो आपका क्या होएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे दो कंपाउंड या दो मोलिक्यूल, एक कंपाउंड और एक मोलिक्यूल मिलके क्या कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हुआ क्या, जैसे ये डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन में, अब यहाँ पे हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं। 200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करा रहे हो आप, हीट करा रहे हो। अब हीट कराने से होगा क्या, हीट कराने से ना ये एक बॉन्ड टूट जाता है, हीट का इतना काम है, ठीक है। हीट कराने से क्या होगा, एक ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया और एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया। अब इसका बॉन्ड टूटा ना, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हाइड्रोजन ने उस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आया है। जब ये बॉन्ड टूटा है तो इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो अनसैचुरेटेड से क्या हो गया बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कुछ कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को ऐड करना मतलब हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अभी किसी अच्छे बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर हाइड्रोजन को ऐड करना तो रिडक्शन भी कहलाता है। हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रोजन को ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये कैटालिटिक रिडक्शन बोल सकते हैं इसको, जी बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन भी आप इसको कह सकते हो। तो इसमें एल्कीन से, ये क्या था आपका, एल्कीन था, और ये क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया। एल्कीन से एल्केन आपका बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू की फॉर्म में आपका कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, देखो जब ये एक बॉन्ड तोड़ा, एक डबल बॉन्ड को आपने तोड़ा, तो यहाँ पे कितने मोल या कितने मोलिक्यूल्स आपको हाइड्रोजन के यूज़ करने पड़े, ठीक है। कितने मोलिक्यूल्स आपको हाइड्रोजन के यूज़ करने पड़े, यहाँ पे कितने यूज़ करे हमने, एक। तो मतलब एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन के मोलिक्यूल चाहिए, एक चाहिए, ठीक है बेटा। अगर ऐसा होता सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एच और एच, अब यहाँ पे मेरे को इनकी कैटालिटिक रिडक्शन करानी होती या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराना होता, ठीक है। आपको ये बोल देंगे तो भैया इनको एल्कीन में कन्वर्ट करना है, एल्केन में कन्वर्ट करना है, इसे क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। ये अनसैचुरेटेड है, इससे हमें सैचुरेटेड बनाना है। मतलब इसको सैचुरेट करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, इसको सैचुरेट करने के लिए आपको कितने मोलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने मोलिक्यूल हाइड्रोजन लगेगा, तो भैया एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एक मोलिक्यूल चाहिए, ठीक है। एक बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, एक मोलिक्यूल हमें चाहिए। तो यहाँ पे इसको जब हमें सैचुरेट करना है, तो सैचुरेट करने के लिए कार्बन और कार्बन में कितने बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो बॉन्ड तोड़ने हैं। कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, दो बॉन्ड तोड़ने हैं। तो दो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन के मोलिक्यूल लगेंगे, दो मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे 2H2, दो मोलिक्यूल, इसको तोड़ दो। एक आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, एक मोलिक्यूल तो आपका यूज़ हो गया। फिर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम चेक करते हैं। तो आपको सीधा सीधा सा क्या याद रखना है कि एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एक मोलिक्यूल चाहिए, दो बॉन्ड तोड़ने के लिए दो, तीन तोड़ने के लिए तीन। तीन तो तोड़ना ही नहीं है, तीन तोड़ दोगे तो कार्बन और कार्बन में कहाँ से बनाओगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, बस ये काउंट कर लो कि कितने बॉन्ड आपको तोड़ने हैं, और उतने ही आप क्या कर दो, मोलिक्यूल लगा दो H2 के। मोलिक्यूल की बात हो रही है, एटम की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, दो एटम,
ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, 2 एटम्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, पीछे वाली रिडक्शन थी, जो एडिशन रिएक्शन थी वो एक तरह की कैटालिटिक रिडक्शन ही थी। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमें ऑक्सीजन को ऐड कराना होता है, या हाइड्रोजन को रिमूव करा दो, या उसमें आप दोनों ही करा दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। कहाँ से ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो जहाँ जो हमें ऑक्सीजन देगा उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Substance which are capable of adding oxygen to other substances are known as oxidizing agent। और हम यहाँ पे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4 का। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, सॉरी। तो यहाँ पे एसिडिफाइड और एल्कलाइन मीडियम क्यों यूज़ हुए हैं। ठीक है, इन मीडियम्स की खाली अगर आप K2Cr2O7 ले लो या KMnO4 ले लो तो उससे नहीं हो जाएगी बेटा, हो तो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एसिडिफाइड और एल्कलाइन मीडियम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ये मदद करेंगे इनमें से ऑक्सीजन को जल्दी निकालने में। ठीक है, ताकि ये जल्दी से अपना ऑक्सीजन का एटम क्या कर दें, लूज कर दें। ओके, चलो अब जैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन किसका कराना है, इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में हम क्या कराएंगे, रिड्यूस। जैसे इथेनॉल क्या है हमारे पास, एल्कोहल। इथेनोइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड का किसके लिए लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और ओल किसके लिए लगता है, एल्कोहल के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो थे हमारे एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्केलाइन KMnO4, ये आपको क्या देंगे, ये एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देंगे आपको। ठीक है ना, तो आपको एटम दे देंगे नेसेंट ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे जब ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो और क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और ऑक्सीजन लगाओ। तो ये आपने एल्कोहल लिया, कौन सा, इथेनॉल। इथेनॉल की को किसके साथ रिएक्ट कराया, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्कलाइन KMnO4। ये दोनों से आपको क्या मिलेगा, 2 एटम मिलेंगे ऑक्सीजन के। जो ये ऑक्सीजन के एटम होते हैं इनको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अब आपने हाइड्रोजन हटाया यहाँ से, हाइड्रोजन को निकाल दिया और एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे लगा दिया, तो क्या बन गया, CH3C। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OOH, CH3COOH, वैसे भी लिख लो CH3COOH। ठीक है, इथेनोइक एसिड ये बन गया। और इस H2 ने यहाँ से अभी एक ही हमने यूज़ किया है। ठीक है, एक पड़ा हुआ है, एक जो पड़ा हुआ है उसके साथ मिलके क्या बना दिया बेटा, वाटर बना दिया, H2O। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ऑक्सीडेशन इथेनॉल की इथेनोइक एसिड में कैसे होती है, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है ना, तो इथेनॉल को अगर आपको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन बोलते हो। और ऑक्सीडेशन इसकी प्रेजेंस में कराया जाता है एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना कि आपसे रिएजेंट्स पूछ लेंगे कि क्या चीज़ डालनी पड़ती है अगर हमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन। कंबशन क्या होता है, कंबशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को जलाना। तो हाइड्रोकार्बन को आज जब भी आप कंबशन कराते हो तो प्रोडक्ट ये आते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो किसी भी तरीके का। ठीक है, CO2 H2O, हीट और लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा। और ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। जैसे CH4 मीथेन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने बर्न कराया, क्या निकला, CO2 H2O, हीट और लाइट। अगर कहीं पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन आपका सफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार समझाई हुई है। और सर्दियों के मौसम में खासकर ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि घरों में अंगीठी जला के, बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि वहाँ पे आपके एक टाइम के बाद रूम की ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि वो कंज्यूम हो जाती है आपकी अंगीठी में जो भी आपने कोल डाला हुआ है, ठीक है, लकड़ी डाली हुई है उसको जलाने में। और कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन जब कमी हो जाएगी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के क्या बनने लग जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जो कि हाईली टॉक्सिक है। अब टॉक्सिक है तो इसके कारण कई केसेस में हमने देखा है कि डेथ भी हो जाती है। एक पूरी की पूरी फैमिली की कई बार न्यूज़ आती है कि अंगीठी जला के सो गए थे और सुबह कोई भी नहीं उठा। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है सर्दियों में खासकर।
नेक्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे कंपाउंड है आपके लिए, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। कई बच्चे इस चैप्टर में पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बता दो। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में भैया एक तो ये दो कंपाउंड है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड। बहुत बार रिएक्शंस आती हैं इनकी, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप हो गए, नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये सब चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इथेनॉल क्या होता है आपका, एल्कोहल ही होता है, ठीक है ना। ओल वर्ड किसके लिए, ओल सफिक्स किसके लिए आता है, एल्कोहल्स के लिए। ओल किसके लिए यूज़ करते हैं हम, एल्कोहल्स के लिए। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब इथेनॉल की कंबशन रिएक्शन, अभी बताया कंबशन रिएक्शन क्या होती है। अब इथेनॉल भी है तो क्या, एक हाइड्रोकार्बन ही, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन ही तो है। और हाइड्रोकार्बन को जब आप जलाओगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। अब ये जो इथेनॉल होता है ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। इसके साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ ये जलता है। ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, कोई भी चीज़ अगर आपकी ब्लू फ्लेम के साथ जलती है ना, मतलब वो क्लियर है, ठीक है। उसमें पूरा कंबशन हुआ है, क्लीन उसका कंबशन हुआ है, अच्छी तरह से वो जल रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी हमने देखी, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कराया, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्केलाइन KMnO4 का यूज़ करके। यहाँ से क्या मिलेगा, 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे और ये इसको एक मॉलिक्यूल, एक सॉरी एटम ऑक्सीजन का यहाँ पे आ जाएगा। इससे ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। और ये H2 जो निकला, ठीक है, उसने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन, ठीक है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बच्चों को डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, पानी अगर कम पीते हैं ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी की कमी, कि किसी भी चीज़ में से पानी आप क्या कर दो, निकाल दो। पानी क्या कर दो, निकाल दो। अब पानी निकालने के लिए कौन चाहिए, ठीक है। बच्चों में तो क्या होती है, गर्मी के कारण सन की रेज इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं, उस टाइम पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा आ रहा होता है कि पानी सूख जाता है, ये लगा लो। और कंजप्शन ज़्यादा होती है तो डिहाइड्रेटिंग हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल से अगर आपको निकालना है पानी, तो कुछ किसी ना किसी ऐसे चीज़ का यूज़ करोगे ना जो पानी को निकाल दे। अब यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या यूज़ किया जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है इथेनॉल की, इथीन में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है। ये बैठा हुआ यहाँ पे कर क्या रहा है भैया, ये बैठा हुआ ही क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जिसका काम क्या है, पानी को निकालना, ठीक है, जिसका काम क्या है, पानी को निकालना। अब ये जो इथेनॉल था, ये इथेनॉल था, इथेनॉल में से ये वाटर का मॉलिक्यूल इस H2SO4 ने निकाल दिया। अब जब इस वाटर का मॉलिक्यूल इसने निकाल दिया तो इसके पास एक और एक, दो तो क्या बचे, कार्बन बचे, 3 और एक 4, 4 हाइड्रोजन बचे। तो C2H4 ये जनरल फॉर्मूला किसका बनता है, इसको अगर आप जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करो तो ये क्या बना, एक एल्कीन बना। और 2 कार्बन वाला एल्कीन क्या होता है, इथीन। 2 कार्बन वाला एल्कीन क्या होता है, इथीन। तो ये हमने क्या बना दिया, इथीन बना दिया। और साथ में वाटर क्या हो गया, निकल गया। इसको किसने निकाला, कंसनट्रेटेड H2SO4 ने, ठीक है। और लास्ट है हमारी मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मीन्स आप इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, सोडियम के साथ। अब यहाँ से आपके पास घुमा के अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा घुमाना ही है, भैया एल्कोहल है ये, ठीक है ना, क्या है ये, एक एल्कोहल है। अब एल्कोहल कैसे नेचर का होता है, एल्कोहल कैसे नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, देखते हैं एसिडिक, क्या ये एसिडिक नेचर का है या फिर ये बेसिक नेचर का होता है, बताओ, कमेंट करना। या अपने मन में ही सोच लो भैया, अगर आपको पता है एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। वेरी गुड, जिसने कमेंट किया है उसके लिए बहुत बधाई हो। एसिडिक नेचर का ये होता है, ठीक है। अब जिसके मन में जो चल रहा था वो अपना देख लेना। तो एल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, ये प्रूव करके दिखा दो। प्रूव कैसे करोगे, अब सोचो। भैया आपने क्या एसिड बेस वाले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी हुई है कि एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एसिड्स मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो जब आपने अल्कोहल को
इथेनॉल को एक मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो इसने कौन सी गैस निकाली? H2 गैस निकाली। अब अगर कोई सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा? वो एसिड नहीं होगा क्या? है भाई, अब आप बता दो, कंपेयर कर लो। आगे ना रिएक्शन, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्कोहल किस नेचर का हुआ? एसिडिक नेचर का हुआ, बेसिक नेचर का ये नहीं होता। तो आपको प्रूव करना आ जाए कि प्रूव करके दिखाओ, शो करके दिखाओ कोई रिएक्शन कि अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो आप कैसे करोगे? ये रिएक्शन लिख देना, अल्कोहल की मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, सॉल्ट बन जाएगा सोडियम इथोक्साइड, और आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई, इसकी कंफर्मेशन हम कैसे करते हैं कि ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो द अबव रिएक्शन शो दैट द अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। ये रिएक्शन लिखो, सिंस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड ऑन रिएक्शन विद मेटल, तो अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। बस बात खत्म। क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन को सेकंड चैप्टर की रिएक्शन के साथ क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, और वहाँ से बढ़िया सा आपके लिए क्वेश्चन बना दिया। तो ये क्वेश्चन आपको बताया भी नहीं होगा अभी तक किसी ने। नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस की अगर हम बात करें, रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें क्या बनता है? अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो आप कहोगे सर आयन का एक्सचेंज होता है, कैटायन एनायन बन के दो प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, एक तो ये बन गया, एक और बनना चाहिए था, ये एक ही है, ठीक है। ये आपका कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, जो फर्दर डिसोसिएट हो जाता है इसमें CO2 और H2O में। H2O देख लो यहाँ से, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, तीन आपके ऑक्सीजन, तो बनता तो H2CO3 है, ठीक है। बनता तो बेटा H2CO3 ही है, लेकिन वो फर्दर डिसोसिएट हो जाता है H2O और CO2 में। तो है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती तो दो चीज़ें बननी चाहिए थी यहाँ पे। जो होशियार बच्चे होते हैं और जो और भी ज़्यादा होशियार होते हैं, उन्होंने पढ़ रखा होता है कि भैया ये बनता H2CO3 ही है, लेकिन ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है H2O और CO2 में, ठीक है। तो कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो, CH3COO Na, सोडियम इथेनोएट, या बाइकार्बोनेट के साथ करोगे तब भी यही है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी शो हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है बेस के साथ। बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हो जब इसको, अब क्या तो नाम में ही एसिड है, इसको तो प्रूव करना आएगा ही नहीं, इथेनोइक एसिड है ना भैया, जो नाम में ही जिसके एसिड है उसको एसिड क्या प्रूव करना आएगा आपको। तो इसीलिए इसकी प्रूफ की इतने टेंशन मत लेना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये भी वही देगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब जब ये खुद एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर, है ना भाई। ये क्या है? एसिड है, तो ये क्या है? आपने बेस ले लिया। एसिड बेस की जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन तो आपको रटी पड़ी है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। कोई और रिएक्शन याद रहे ना रहे, अपने मरते दम तक ये रिएक्शन तो सबको रटी होती है कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या हो गई? आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ये फिर से वही रिएक्शन है जैसे अल्कोहल में अभी हमने पढ़ी कि मेटल के साथ रिएक्ट कराओ तो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये भी किस नेचर का है भैया? एसिड नेचर का है, ठीक है। सोडियम ने यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा थी, ठीक है। लास्ट रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या होती है? जब इथेनॉल मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो वो एक बहुत ही सुंदर सा कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एस्टर। तो क्या बोला जाता है? एस्टर, ठीक है। आपकी परफ्यूम इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एस्टर, ठीक है। या इसको इथाइल इथेनोएट भी बोला जाता है एस्टर का नाम। तो एस्टर बनता कैसे है? ये आपका रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका रहा अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाओ, अल्कोहल से H हटाओ, तो यहाँ से वाटर को क्या कर दो? रिमूव कर दो। वाटर को जैसे ही आप रिमूव करोगे तो ये और ये अटैच हो जाएंगे ऑक्सीजन से, RCOO डैश, RCOO मतलब ये सिंपल RCOO डैश, ठीक है। या इसको ऐसे भी शो कर देते हैं। तो ये क्या बन गया आपका? इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। अब यहाँ पे फिर से बेटा क्या निकल रहा है? दो कंपाउंड से क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। देखो RCOOH प्लस OH डैश,
यहाँ से हमने क्या किया है, वाटर को निकाल दिया है। आर के साथ ओ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा ना, ओ एच। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, ये वाटर निकल गया। अब वाटर निकालने के लिए क्या चाहिए भैया, पीछे क्या यूज़ किया था आपने, कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, ये कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मीन्स ये पानी निकालेगा, तो निकाल तो दिया इसने ये पानी, क्या बच गया, RCOOR डैश। ऐसे ये क्या होती है, रिएक्शन होती है और इसमें आपका वाटर बन जाता है। तो पानी निकालना है जब भी आपको किसी चीज़ से, तो आप क्या यूज़ कर लो, H2SO4 का कंसनट्रेटेड। तो सेम रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाया और इससे क्या हटाया, O हटा दिया, CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। तो ये C2H5 के लिए क्या आ गया, इथाइल, और ये क्या आ गया, इथेनोएट। ये क्या आ गया, इथाइल इथेनोएट, 2 कार्बन है इसीलिए इथेनोएट। तो यूज़ फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, परफ्यूम्स इंडस्ट्री में, आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जहाँ पे भी आपको स्वीट स्मेल चाहिए, ठीक है, तो अच्छी खासी फ्रेग्रेंस चाहिए, तो वहाँ पे आप एस्टर का यूज़ करते हो। तो आई होप आपको ये सारी की सारी रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, और आप अपने आप को भी एनालाइज कर लेना कि आपको ये रिएक्शन कितने अच्छे से आती थी। तो अब आपकी सारी रिएक्शन डिटेल में हो चुकी हैं, पूरी की पूरी केमिस्ट्री की, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। अगर अभी भी अगर आपके रिएक्शंस में नंबर कटे तो भैया बहुत बुरी बात है। प्री बोर्ड्स हैं 10 तारीख से हैं, किसी के 13 तारीख से हैं, तो अपने देख लेना, केमिस्ट्री के अंदर आपके रिएक्शंस में नंबर नहीं कटने चाहिए। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप ये 4 लेक्चर भी देख के जाते हो और आपको सारी रिएक्शन आप समझ लेते हो, तो आपके रिएक्शन में तो नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग से, उसके तो बिल्कुल नहीं कटेंगे। और मेरे को लिख के भी बताना आपके प्री बोर्ड्स के बाद कि आपको इन लेक्चर से कितनी ज़्यादा हेल्प मिली है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भैया क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बता दो बच्चों, इस चैनल को नेक्स्ट ईयर से आपको पता है 11th और 12th स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल डिटेल में, है ना, फ्री लेक्चर्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, कोई कोर्स आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स।